आज हम लोग व्यवसायिक अध्ययन में चैप्टर जो है सेकंड पार्ट उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वित्तीय प्रबंध से संबंधित है। व्यवसायिक वित्त क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु, व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने हेतु हमें धन की आवश्यकता होती है और इसे ही व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। एक किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संगठन में पैसा चाहिए होता है। अगर धन नहीं है तो हम किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल या किसी भी अन्य प्रकार के जो भी संसाधन होता है, मशीनरी वगैरह, भौतिक संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी, जैसे कि जमीन जो है हमको चाहिए होता है किसी भी प्रकार का फैक्ट्री लगाने के लिए, उसमें भी वित्त की आवश्यकता होती है। कच्चा माल हमको चाहिए होता है, लोग हमें चाहिए होते हैं। तो ये सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। और व्यवसाय वित्त एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट संसाधन होता है, जिसके माध्यम से, जिसके मदद से हम लोग व्यवसाय का कुशल संचालन कर पाते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसकी काफी महत्वपूर्ण एक अंग है, ये एक भाग है व्यवसाय का, इसलिए एक अलग से इसके लिए विभाग भी तैयार किया जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग वित्तीय विभाग या वित्तीय प्रबंधन विभाग भी कहा जाता है उसे। ठीक है, तो सबसे अब हम लोग जानते हैं कि वित्तीय प्रबंध क्या होता है। वित्तीय प्रबंध वित्त आवश्यकता अनुसार वित्त की समुचित व्यवस्था करना एवं उनके कुशलतम उपयोग से है। तो वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है? आवश्यकता अनुसार, जितना हमें जरूरत है उतने वित्त की व्यवस्था करना। अगर हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता है तो 10 लाख ही व्यवस्था करना। ठीक है, हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा हम लोग ले लेंगे तो वो भी हमें आइडली पड़ा रहेगा और उदासीन रहेगा, वो उसका कोई हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और अगर कम होगा तो हमारा काम पूरा नहीं हो सकेगा। तो आवश्यकता अनुसार वित्त की समुचित व्यवस्था करना और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना। ठीक है, उसका कुशलतम ढंग से उपयोग करना। तो यही है वित्तीय प्रबंध। और ये जो है, ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, व्यवस्था करना वित्त की और उसका कुशलतम उपयोग। वित्तीय प्रबंध का दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, एक वित्तीय प्रबंधन को ये दोनों चीज, व्यवस्था एवं उसका कुशलतम उपयोग, दोनों ही चीजों को बहुत गहराई से समझना होता है और उसे देखना होता है कि भाई ये दोनों जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके। हम अभी कह रहे थे कि मान लो किसी फर्म को 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो एक वित्तीय प्रबंधक हमेशा चाहेगा कि हमें वो 10 लाख रुपया व्यवस्था हो जाए, ना 11 लाख, ना 8 लाख, ना 9 लाख। क्योंकि अगर कम होगा तो अभी हम बता रहे थे कि काम पूरा नहीं हो सकेगा, और अगर ज्यादा होगा, सपोज है कि 11 लाख ले लिया, 1 लाख ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसका उपयोग नहीं हो पाएगा तो हमें उसका खर्च उठाना पड़ेगा। खर्च तो उठाना पड़ेगा। खर्च क्या होता है? वित्त का खर्च, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? अगर हम लोग 10 लाख, विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में बीएसटी में, कि एक वित्त के विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं और उन स्रोतों से हम लोग वित्त की व्यवस्था करते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहता है, जैसे बैंक, भाई हमको 10 लाख रुपया चाहिए तो बैंक से ले लिए, शेयर जारी कर दिए। हम लोग हो सकता है कि डिवेंचर भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बैंक से लेंगे तो बैंक क्या करेगा? ब्याज लेगा। डिवेंचर वाले भी
जो भी डिवेंचर होल्डर होंगे उनको ब्याज का भुगतान करना होगा। शेयर में, तो शेयर में हम लोगों को डिविडेंड देना होगा। तो इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो हम लोगों को खर्च होता है कोई भी स्रोत से पैसे उठाने में, जो खर्च होता है उसे ही हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब मान लो एक आदमी, हम वित्तीय प्रबंध को समझा रहे थे, एक आदमी डिवेंचर 10% डिवेंचर जारी करता है। ठीक है, और 10% डिवेंचर के माध्यम से ये 10 लाख रुपया व्यवस्था करता है। तो 10% डिवेंचर अगर जारी करता है, दैट मीन्स उसको डिवेंचर होल्डर्स को 10% के रेट से तुमको उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो उससे ये ध्यान देना होता है कि भाई हम उस पैसे को ऐसे जगह लगाएं, इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारा जो रिटर्न हो वो 10% से ज्यादा हो, तभी तो लाभ होगा। यही चीज एक वित्तीय प्रबंधक को देखना होता है कि उस फंड को तो हम ले आए, जो भी सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उससे, लेकिन उसका उपयोग इस ढंग से करना है कि जो हम लोग को खर्च हो रहा है उस खर्च से ज्यादा हम लोगों को रिटर्न मिल सके, उससे हमको ज्यादा फायदा हो सके। तो यही है वित्तीय प्रबंधन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक वित्तीय प्रबंधक को क्या क्या करना पड़ता है, उसकी क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले व्यवसाय के स्थिर संपत्तियों का आकार एवं उसका सम्मिश्रण। स्थिर संपत्तियों, फिक्स एसेट्स, ठीक है, कितना फिक्स एसेट्स होगा कंपनी का, मतलब हमको पैसा लगाना होगा फिक्स एसेट्स में। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स का आकार क्या होगा, कितना हमको फिक्स एसेट्स खरीदना होगा ताकि हमारा काम चल सके, और उनका सम्मिश्रण, कहने का मतलब है कि कितना मशीनरी में जाएगा, कितना लैंड में जाएगा, या कितना फर्नीचर वगैरह में जाएगा, मोटर व्हीकल वगैरह में जाएगा। तो कितना हम लोगों को खर्च करना पड़ेगा इन सारे भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में। ठीक है, इसको देखना होता है एक वित्तीय प्रबंधक को। ठीक है, तो व्यवसाय के स्थिर संपत्तियों का आकार का निर्धारण एवं उसका सम्मिश्रण। ठीक है, दूसरा है चालू संपत्तियों की मात्रा तथा उनका विभाजन। सेम चीज है, चालू संपत्ति करंट एसेट्स, ठीक है, स्टॉक होता है। ठीक है, हमारे पास डेटर्स होते हैं। तो ये सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं, चालू संपत्तियां होते हैं। तो चालू संपत्तियों में हमें चालू संपत्ति के रूप में हमारा फंड कितना होना चाहिए, स्टॉक में कितना होना चाहिए, और उसका विभाजन, कहने का मतलब स्टॉक में हम कितना पैसा रख सकते हैं। डेटर्स, देनदार जो होते हैं, देनदार के रूप में हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोगों को उधार माल बेच सकते हैं हम लोग, कितना पैसा फंसा के रख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, बिल रिसीवेबल वही है। कैश के रूप में हमेशा हमारे पास कितना होना चाहिए, बैंक बैलेंस हमेशा कितना होना चाहिए। एक वित्तीय प्रबंधक को ये चीजों का, इन सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि चालू संपत्तियों की कितनी मात्रा हो, कितना हमारा पूंजी का वो भाग जो हमारा चालू संपत्तियों में फंसा हुआ है, तो वो मात्रा कितनी हो, और उसका स्प्लिट अप क्या हो, कहने का मतलब स्टॉक या डेटर्स या बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक के रूप में हमारे पास कैसे वो होना चाहिए, किस रूप में हम उसको विभाजित करेंगे। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है, वित्तीय प्रबंधक जो होता है, उसे इस बारे में सोचना होता है। साथ ही उसे ये भी देखना होता है कि हमें जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्तीय राशियां हैं उनका सही ढंग से उपयोग हो सके। ठीक है, इसके बारे में हम वित्तीय प्रबंध में ही कहें। हमारे पास जो फंड्स वगैरह होते हैं, एक दीर्घकालीन फंड होता है, एक अल्पकालीन फंड होता है, तो उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना
जरूरी होता है और ये वित्तीय प्रबंधक को देखना होता है। उसके बाद है हमारा दीर्घकालीन वित्त का ऋण तथा समता में विभाजन। जो दीर्घकालीन वित्त होते हैं हमारे पास, उसमें से कितना हम ऋण के रूप में ले सकते हैं और कितना हमें अपना फंड लगाना होता है। एक तुम लोग रेशियो एनालिसिस में पढ़े होगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। ये तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय, लॉन्ग टर्म डेब्ट इंडिकेट करता है हमारे ऋण जो होता है किसको, बोरोड कैपिटल जिसको हम लोग कहते हैं, उधार में ली हुई पूंजी। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे डिवेंचर का, या बैंक से हम लोग लोन ले लेते हैं। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है उधार। ठीक है, उधार, हम लोग उधार के स्रोत हैं ये सब। जबकि हमारे पास जो समता का जो होता है, शेयर होल्डर फंड का क्या सोर्स होता है, अपना फंड क्या क्या होता है एक वित्तीय प्रबंधक के पास, एक कंपनी के पास। तो भाई एक तो होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो रिजर्व्स में हम लोग रखे हुए हैं वो हमारा अपना फंड होता है। तो उन फंड, हमारा जो टोटल कैपिटल होगा, पूरा पूंजी होगा, उसमें कितना ऋण पूंजी होगा और कितना अपना पूंजी होगा, इसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। हम लोगों को कहने का मतलब है वित्तीय प्रबंधक को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, साथ ही जो पांचवा पॉइंट है हमारा, लाभ हानि खाते के सभी मदें, जैसे ब्याज, व्यय, ह्रास, व्यय कहने का मतलब सभी प्रकार के अन्य व्यय, ह्रास आदि का निर्धारण करना। कहने का मतलब है हमारे पास एक विभिन्न प्रकार के खर्च होते हैं। तो एक वित्तीय प्रबंधक को सभी खर्चों को के बारे में सोचना होता है और सभी खर्चों का एक पहले ही से हम लोग उसको एक एस्टिमेट बना लेना होता है कि भाई हमारा जो फंड है, कितना फंड हमारा ब्याज के रूप में हम लोगों को खर्च होगा, या अन्य व्ययों में कितना खर्च होगा, ह्रास के रूप में हमारा कितना जो पैसा है वो लगेगा। तो इन सारे मद, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी मद होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन मदों में कितना कितना खर्च होगा, इसका निर्धारण करना होता है एक वित्तीय प्रबंधक को। तो यही है वित्तीय प्रबंधक की भूमिका, और ये पहला क्लास है, तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा।